हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री जनता दल नेता का मानना है कि वर्तमान में राजनीतिक वातावरण बहुत दूषित है। इसमें राजनीतिक नेता भ्रष्ट, चोर और लुटेरे हैं। ईमानदारी से बोलते हुए वे स्वयं को भी इसी वर्ग में खड़ा पाते हैं और जनता का आह्वान करते हैं कि वह इन नेताओं को जूते मारकर भगाए और भविष्य में इन नेताओं को चुनावों में हराए। निश्चित ही देवीलाल ने ऐसा कहकर उस सच्चाई को व्यक्त किया है, जिसके चलते राजनीतिक वातावरण विषाक्त हो गया है और ईमानदार और कर्मठ लोगों को राजनीति में आने में डर लगने लगा है। आज जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उसमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो छल फरेब की राजनीति का चतुर खिलाड़ी हो। देश स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता के दीवानों ने जिस नए भारत की कल्पना की थी, उनके सपनों का भारत आज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आज देश के जो भाग्य विधाता हैं, वे आकंठ बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले इन नेताओं को जनता के दुख दर्द की नहीं, कुर्सी की चिंता है। राजनीति में आज जो नेता सफल राजनीतिज्ञ साबित हो रहे हैं, उनमें ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनके ऊपर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे चलते रहे हैं। अगर गत 10-15 वर्षों के राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र डाली जाए तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गत वर्षों में जो चुनाव हुए हैं, उसमें तो ऐसे लोगों को भी राजनीतिक दलों ने टिकट प्रदान किया है, जिनके हाथ निर्दोष और मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री ने आज के राजनीतिक वातावरण पर इस प्रकार की टिप्पणी कर निश्चित ही साहसिक कार्य किया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री को भी गरीबों का नेता बताते हैं। इससे उनकी कथनी पर संशय होने लगता है।
माना वे साधारण परिवार से उठकर मुख्यमंत्री पद पर पहुँचे, लेकिन हैं तो वह भी इसी राजनीतिक दलदल में लिप्त एक राजनीतिक नेता, जिनकी मनमानी और दादागिरी के किस्से जग जाहिर हैं। उसके बारे में आम राय यही है कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वे बिहार को अपनी जागीर मान बैठे थे और मनमानी कर रहे थे। कभी-कभी राजनीति करते-करते नेता लोगों की भलाई और कल्याण की बात को भूल जाते हैं। महोदय, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुशलता व निपुणता पर आधारित होती है। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति उस कार्य का जानकार या पूरी तरह जानकार नहीं है, तो यह निश्चित है कि वह व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। जिस सीमा तक उसे होना चाहिए, सरकारी संस्थाएं भी कोई अपवाद नहीं हो सकती। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव एवं विकास आंदोलन के रूप में न होकर एक राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में हुआ। राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होने के फलस्वरूप इसका पोषण भी राज्य द्वारा किया गया और इस पोषण हेतु देश के लगभग सभी राज्यों में सहकारी विभाग का निर्माण हुआ। चूँकि सहकारी आंदोलन राज्य द्वारा एक प्रकार का प्रायोजित कार्यक्रम था, अतः सदस्यों ने इसमें एक आंदोलन के रूप में भाग नहीं लिया और वे इसे सफल बनाने हेतु राज्य की ही जिम्मेदारी समझते रहे, जिसके फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के प्रबंध हेतु सहकारी विभाग से प्रतिनियुक्ति की प्रथा आरंभ हुई। प्रतिनियुक्ति की यह प्रथा प्रारंभिक आवश्यकता के फलस्वरूप विकसित हुई, जिसका अंतिम उद्देश्य यह था कि जब तक उस संस्था के स्वयं के कार्मिक वहाँ के काम को संभालने योग्य नहीं होते, तब तक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति संस्था के कार्य को संभालें और सनेह संस्था के अपने कार्मिकों को संस्था की जवाबदारी लेने हेतु तैयार करें। वस्तुतः ऐसा सभी संस्थाओं में हो नहीं पाया और आज अधिकतर राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर सहकारी संस्थाओं में आए व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। सहकारी संस्थाओं का जन्म छोटे संगठनों के रूप में हुआ। ऐसे में प्रारंभ में संस्था का निर्वाचित प्रतिनिधि ही उसका पूरा कार्य संभाल लेता था। इसमें वह अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करता था, किंतु अब ये संस्थाएं धीरे धीरे बड़े रूप में विकसित होती गईं और ऐसे में यह अनुभव किया जाने लगा कि संस्थाओं का प्रबंध उन व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो
वास्तव में प्रबंध के जानकार हैं। आज प्रबंध में विभिन्न औजार और तकनीक विकसित हुई हैं, जिनकी सहायता से व्यवसाय के उद्देश्यों को प्रभावशाली प्रबंध द्वारा किया जा सकता है। चूँकि सहकारी संस्थाएं भी एक व्यावसायिक संगठन है, अतः इसमें भी आज प्रबंध के व्यवसायीकरण की नितांत आवश्यकता है। विभिन्न व्यवसायों में सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के निजी संगठन भी क्षेत्र में हैं। महोदय, यह स्वाभाविक है कि जब विभिन्न प्रकार के संगठन एक ही व्यावसायिक क्षेत्र में हो तो उनमें प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से जन्म ले और ऐसे संगठनों में जो संगठन सभी रूपों में सुदृढ़ होगा वही उस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा। आज निजी संगठनों में पूरी तरह प्रबंध का व्यवसायीकरण हो गया है। इन संगठनों में प्रबंध के नए औजार व तकनीकी के जानकार इनका प्रबंध कर रहे हैं। अतः ऐसे में ये संगठन अधिक सुदृढ़ता से कार्य कर रहे हैं, जबकि सहकारी संस्थाओं में अभी पूरी तरह प्रबंध का व्यवसायीकरण है। कुछ राज्यों में जैसे गुजरात आदि में जहां सहकारी संस्थाओं में प्रबंध का व्यवसायीकरण कुछ हद तक है, वहां ये संस्थाएं अच्छी तरह कार्य ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने निजी संगठनों को एक चुनौती भी दी है। लेकिन अधिकतर राज्यों की सहकारी संस्थाओं में अभी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में सहकारी विभाग ने कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर है, जिनका स्थानांतरण प्रायः एक प्रकार की संस्था से दूसरे प्रकार की संस्था में होता रहता है और जिसके फलस्वरूप इन सहकारी संस्थाओं में प्रबंध का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है और यह सहकारी संस्थाएं निजी संगठनों या अन्य प्रकार के संगठनों के सामने लड़खड़ाने लगी हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।